Yes, good morning students. Today I am going to continue our exercise 2.4. In previous online class, in previous audio, we have solved 5 questions. Now I am going to solve next questions, and in next question I am going to take question number 6. What is question number 6? There is a narrow rectangular plot. एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है बेटा, रिजर्व फॉर ए स्कूल, एक स्कूल के लिए उसको रिजर्व करके रखा गया है इन माहौली विलेज, माहौली नाम का एक विलेज है उसमें. द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. जो इसकी लेंथ और ब्रिथ है वो इस रेशियो में बेटा 11:4 में. तो देखिए बेटा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ये लेंथ है इसकी और ये ब्रिथ है. तो सबसे पहला काम ये है कि जब इसकी लेंथ और ब्रिथ हमारे को रेशियो में गिवन है तो इनको एक्चुअल मानने के लिए हम 11x और 4x करना पड़ता है, ठीक है. तो लेट्स एज्यूम लेंथ हो जाएगी बेटा 11x एंड ब्रिथ ये हो जाएगी 4x, ठीक है बेटा, ये 4x. फिर इसके आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ हो गया एट द रेट ऑफ 100 रुपये पर मीटर, 100 रुपये प्रति मीटर की रेट से इट्स कॉस्ट द विलेज पंचायत RS 75,000 रुपीज़. विलेज की जो पंचायत है उसने 75,000 रुपये कॉस्ट इसकी लगाई. टू फेंस, फेंस का मतलब जानते हो बेटा, चारों तरफ इसकी बाउंड्री कर लिए. फेंस जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं बाड़, बाड़ करते हैं ना अपने खेत के, तो उसी प्रकार से उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के फेंस करना, 4 दीवारी करनी है चारों तरफ, कोई भी उसकी सुरक्षा के लिए फेंस खींचनी है द प्लॉट. तो इस कंडीशन में बेटा आपको पता है कि ये कॉस्ट कैसे निकाली जाती है. तो हमारे पास कॉस्ट दे रखी है 75,000 रुपीज़, ठीक है बेटा. अब कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू रेट. अब ये किसकी कॉस्ट है, फेंस की. तो अब ये बताओ, ये फेंस कहाँ लगती है बताओ, यहीं लगती है ना चारों तरफ. तो ये आती है बेटा किसमें, पेरीमीटर में. फेंस जो होती है वो पेरीमीटर में काउंट होती है. तो रेट इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 75,000 रुपीज़. अब बेटा रेट कितनी है, 100 मल्टीप्लाई पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू 75,000, ठीक है बेटा. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए इस साइड में लेने जा रहे हैं हम इसको 100. इस 100 को तो हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा. और लेंथ यहाँ से देख लीजिए 11x है प्लस ब्रिथ है 4x इज इक्वल टू 75,000. अब 200 की हम अंदर मल्टीप्लाई करें या फिर इसको उधर से एंड कर दें. तो देखिए 11x प्लस 4x कितना हो रहा है, 15x हो रहा है. तो अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमारे को. तो आप ऐसे कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए 15x इज इक्वल टू 75,000. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 200 को भी उधर से एंड करना होगा और 15 को भी उधर से एंड करना होगा. तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 75,000 अपॉन 200 इंटू 15. स्टूडेंट्स 20 से 20 कैंसिल हो गई, ठीक है. 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, ये 50 टाइम. तो ये 50 फिर 2 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास ये आ जाता है x इज इक्वल टू 25, ठीक है बेटा. अब इस x की वैल्यू को बेटा यहाँ रख दीजिए वापस. सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 25. 11 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, देखिए 25 1 जा 25
टू 525, ठीक है। नो 25 वन 25, 5 to 27, 275 मीटर बेटा, ठीक है। लेंथ है मीटर में, कैसे पता चला? ये रेट देखिए पर मीटर में गिवन है इसलिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, ये हो जाएगी हमारे पास 4 × 25, ये 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारे इसकी डायमेंशंस आ गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कॉस्ट कितनी है, 75,000 रुपीज़। अब कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? रेट इंटू या तो एरिया या रेट इंटू पेरीमीटर। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट किसकी दे रखी है। तो फेंस करवाने की, फेंस का मतलब होती है बाड़, बाउंड्री, चार दीवारी, ठीक है, या तारबंदी करते हैं जैसे, तो वो फेंस उसको बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन भी आ गया है, जो आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। पहला खरीद रहा है शर्ट मटेरियल, शर्ट के लिए जो कपड़ा है वो शर्ट मटेरियल। दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर, जो कि 50 रुपये मीटर से उसको मिलेगा। और दूसरा जो क्लॉथ मटेरियल है वो ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर के लिए यानी पैंट के लिए। दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर, वो उसको 90 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अब वो क्या खरीदता है? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। अगर वो शर्ट मटेरियल 3 मीटर खरीदता है तब वो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। ये उसका रेशियो होता है बेटा। शर्ट के लिए अगर 3 मीटर के कपड़े की जरूरत है तो ट्राउजर के लिए 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है। तो ये रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये 1 मीटर का 50 रुपये आया, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा? पहली बात तो हमारे को ये कंफर्म नहीं है कि वो 3 मीटर खरीद रहा है। ये रेशियो गिवन है शर्ट और ट्राउजर का। शर्ट और ट्राउजर का रेशियो गिवन है 3 रेशियो। अगर ये 3 मीटर है तो ये 2 मीटर, ये 6 होगा तो ये 4, ये 9 होगा तो ये 6 मीटर। यानी कि उनकी एक्चुअल लेंथ को सिंप्लीफाई करने पर 3:2 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम मान लेते हैं, हमें कन्फर्म पता नहीं कि हसन ने कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो शर्ट मटेरियल मान लो 3x है, ठीक है, और ट्राउजर मटेरियल 2x। ये रेशियो गिवन है बेटा, यहाँ से समझने की जरूरत है। ये रेशियो गिवन है 3:2। तो मानते हैं, लेट्स एज्यूम शर्ट मटेरियल 3x खरीदा उन्होंने, ट्राउजर मटेरियल 2x खरीदा। अब आपके पास में इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि वो कितने में खरीदा। तो 50 रुपये मीटर के हिसाब से कितना हो गया 3x के। तो CP ऑफ द शर्ट 3x × 50, तो 150x रुपीज़, इतने रुपए में वो शर्ट मटेरियल खरीदा। ऐसे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर की कॉस्ट कितनी होगी 2x × 90, तो ये 180x रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। अब उनको बेच रहा है, फिर आगे देखो, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। वो दूसरे को बेच रहा है जिसमें शर्ट पर तो 12% प्रॉफिट प्राप्त करता है और ट्राउजर्स पर 10%। तो प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल 12%, प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल 10%। अब हम SP निकालते बेटा, सेल्स प्राइस जितने में वो बेच रहा है। तो SP का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। SP ऑफ शर्ट को तो कितने में बेच रहा है वो निकालेंगे, और ट्राउजर को कितने में बेच रहा है। तो SP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी बेटा। शर्ट के निकाल रहे हैं तो आप इसको याद रखेंगे, ये दोनों काम में आएंगे। तो इन दोनों को रख दिया 100 प्लस 12/100 इंटू 150x। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में आ गया 168x, ठीक है बेटा। ये n नहीं है, x है। ऐसे ही सेल्स प्राइस हमने ट्राउजर की फाइंड की, तो वही फॉर्मूला है लेकिन वैल्यू अलग आएगी। ये और ये हमारा CP है और ये हमारा
प्रॉफिट है। तो ये वाले पुट कर दी, 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, ये 110/10 इंटू 1 18x हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190x ये आ जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखो, हिज टोटल सेल इज 36,600। अब अगर वो दोनों को बेच रहा है तो उस कंडीशन में उसके पास 36,600 रुपये का टोटल सेल होती है। तो देखिए यानी दोनों एसपी मिला करके 36,600 है। टोटल सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 36,600। ठीक है बेटा, अब टोटल अपने टोटल कर लो इधर, 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। इसको ऐड करने पर हमारे पास 366x इज इक्वल टू 36,600। इसको उधर से ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास 36 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा बेटा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। क्या पूछ रहा है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। शर्ट मटेरियल नहीं पूछ रहा तो वो फाइंड नहीं करेंगे हम, केवल ट्राउजर मटेरियल पूछ रहा है। तो ट्राउजर मटेरियल कितना था मैंने इरेज कर दिया, आप याद कीजिए कितना था। ये 3x तो हमने किसको माना था, शर्ट मटेरियल को, और 2x किसको माना था, ट्राउजर मटेरियल को। तो 100 ट्राउजर मटेरियल 2 × 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। इतना कपड़ा वो शर्ट ट्राउजर के लिए खरीद के लाया। ये आंसर आ गया बेटा। शर्ट मटेरियल पूछता तो हम अक्स की वैल्यू इसमें रख देते तो हमारे पास 300 मीटर आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर। भेड़ों का एक झुंड, डियर मीन्स सॉरी डियर भेड़ नहीं होता है, हिरण। हिरणों का एक झुंड है, उसका आधा ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो एक खेत में चर रहा है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और 3/4 उनका पास में खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बाकी बच गए 9 वो पानी पी रहे फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। आपको ये फाइंड करना है कि उस झुंड में टोटल कितने डियर हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि टोटल जो डियर है वो अक्स है। देन नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसमें ग्रेजिंग ग्रास कितने हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड वो आधे हैं, हाफ, यानी 1/2 एक्स। हाफ 1/2 को बोल दें। और प्लेइंग नियर बाई 3/4, तो 3/4 एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ड्रिंकिंग वाटर वो 9x नहीं आएगा बट 9 आएगा। यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ डियर दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है इन तीनों को ऐड करने पर यही तो आएगा। अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अक्स के। तो अक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/4x प्लस 9। देखिए बेटा, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लाना है तो इन दोनों को इधर ले आइए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अक्स माइनस 1/x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 9। अब इसके नीचे 1 एज्यूम करते हुए इनका एलसीएम लेंगे। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। इससे इसको डिवाइड किया 4 टाइम तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम तो 2x।
-4 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अब हम इसको 4 को उधर सेंड करेंगे। 4 को उधर सेंड करने पर हमारे पास में आ जाएगा 4x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और 2 मिलकर के 5x हो चुके हैं। इधर 9 इंटू 4, ये -x इज इक्वल टू 36। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव आ रही है तो हमने मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ देखिए आपने 3/4 था, ठीक है, प्लेइंग, तो यहाँ देखिए 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बच गए जो उनका 3/4, तो अक्स में से हाफ तो चल रहे थे, ठीक है, और जो बाकी के जो हाफ बच गए उनका 3/4, तो यहाँ पर 1/2 x ये आएगा आपके पास में 3/4 ऑफ 1/2 x। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 3.8x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 3.8 आएगा। एट एलसीएम, तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 8x और ये दोनों मिलकर के 7x बन जाएंगे बेटा, और इधर ये 4 इधर जाएगा तो 9 इंटू 8। अब 8x माइनस 7x कितना हो जाएगा x, और ये 9 8 जा 72, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 72। तो x उसको माना था नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, सो द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। उस यूनिट में कितने डियर है 72। दिक्कत कहाँ आती है, हमने ये रिमेनिंग वर्ड छोड़ दिया था कि रिमेनिंग का 3/4 है बेटा, हमने उसी का टोटल का 3/4 ले लिया था, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, हाफ ग्रेज कर रहे थे तो बच गए हाफ उनका 3/4 और बाकी 9 इसमें एक्चुअल दे रखा है, तो इसमें किसी का भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 9 का 9 रखेंगे। तो अब आपके पास टोटल जो नंबर है वो इन तीनों के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों को वेरिएबल को इधर ले आए, माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया और सोल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। एक ग्रैंडफादर, एक दादाजी इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, अपनी पौत्री से, ठीक है, अपनी पोती से वो 10 गुना बड़े हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हम पोती की आयु को मानते हैं कितनी x, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। जब भी एज वाले क्वेश्चन आया आपके सामने तो मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, तो जो प्रेजेंट एज होती है उसको मान लेना होता है। ठीक है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज डॉटर की मान रहे हैं, तो डॉटर की हेल्प से हम ग्रैंड डॉटर की हेल्प से ग्रैंडफादर की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 10 टाइम ओल्डर है। ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टाइम का 10 से मल्टीप्लाई, तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10x। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसके इक्वेशन में सेट करेंगे। ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन, यहाँ क्या राइट किया हुआ देखिए, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे 54 वर्ष बड़े भी हैं, 10 गुना तो है ही,
54 वर्ष भी बड़े हैं। तो ही का मतलब कौन, ये जो दादाजी है, यानी 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। अगर पोती की आयु में 54 वर्ष जोड़ दें तो दादाजी की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन बन चुकी है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेरिएबल को x को इधर लाएंगे तो इधर 54, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x। तो इसको हम सेंड करेंगे तो 54/9, ये आ जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई है 6। इसका मतलब हमारी जो ग्रैंड डॉटर है वो 6 वर्ष की है और दादाजी 60 वर्ष के हैं। ठीक है बेटा, सो द प्रेजेंट एज ऑफ granddaughter is equal to 6 years and the present age of grandfather is equal to 10 into 6 is equal to 60 years। तो बेटा दादाजी 60 वर्ष के हैं और पोती कितने की है 6 वर्ष की है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। अमन's एज इज 3 times his son's age। अमन और उसका पुत्र, क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर हैं, अमन और उसका पुत्र। जैसे पिछले क्वेश्चन में दादाजी और पोती जी थी, ठीक है, दादा और पोती, वैसे ही इसमें पिता है और दूसरा पुत्र है। तो यहाँ पर हम किसकी प्रेजेंट एज मानेंगे, सन की। क्या कहा था मैंने, एज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हम प्रेजेंट एज मानते हैं तो सन की, पहले सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर, ओके, एंड अमन्स या फादर्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगी 3x। कैसे पता चला, 3 टाइम्स है ना। हाँ, तो अब आगे देखिए सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years ago, 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 घटा दीजिए इसमें से, x माइनस 10 और 3x माइनस 10। ही वॉज 5 times his son's age। वो जो अपने पुत्र से 5 गुना था बेटा, कौन, पिता। तो पिता की आयु को 5 से मल्टीप्लाई करोगे सन की आयु को, तो देखिए यहाँ देखिए वापस 5 times ऑफ सन्स एज, सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो सन की एज ये है बेटा, ये 5 टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करना है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। इसको इधर लाएंगे, 5x माइनस 3x हो जाएगा, इसको उधर सेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40/2। नेक्स्ट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 20। तो ये बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई है 20। इसको आप यहाँ और यहाँ रख दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द प्रेजेंट एज, तो लिखेंगे सो सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ईयर्स। जो बेटा है वो 20 साल का है बेटा, एंड अमन्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगा कितना है 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है बेटा, देख लीजिए ये आंसर आ गया हमारा। आंसर चेक करना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देख लीजिए 3 गुना ही तो 3 टाइम, 20 की टेबल अगर 3 टाइम बोलेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर कह रहा है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले ये कितने का था 10 वर्ष का, और ये कितने का था 50 साल का। तो ये 5 गुना था कि नहीं था, 5 टाइम, 5 टाइम, ये देखिए 5 टाइम। इस प्रकार से हमारा आंसर मैच हो चुका है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.4। तो ये
हमारे पास एप्लीकेशंस थे कुछ जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर आधारित, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगा एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। एक बार में इक्वेशंस आपके माइंड में सेट नहीं होगे तो एक बार रफ में कीजिए, फिर सेकंड टाइम फेयर में, और फिर बाद में अदर डे किसी दिन फिर आप में इसकी प्रैक्टिस कीजिए रफ में, ठीक है, तब जाकर के सेट होंगे। अगर आंसर मैच नहीं होता तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू।